तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत जीएमपी ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, खास बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राजनीति के वो शख्सियत जो कि जिनके कैरियर की शुरुआत अगर हम बात करें तो सीधी राजनीति से नहीं होती, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले मुकाम बनाया अपने क्षेत्र में और एक बड़ा मुकाम बनाया। जी हम बातचीत कर रहे हैं श्री विजय बहादुर सिंह जी की, जो सांसद है और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ में देश के भी जाने माने वकील है। विजय बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास प्रोग्राम खास बात में। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप अपने मुकाम पे, जैसे लोग किसी भी वजह से जब किसी पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं करियर बनाने के लिए आते हैं, या उनको कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है जिसके नाते वो अपने जीवन को और बेहतर बनाने आते हैं। आपकी जीवन शैली अगर हम बात करें वो पहले से ही इतनी उत्तीर्ण थी अगर हम बात करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े वकील हैं, आप जाने माने वकील हैं, वहाँ के देश में भी आपकी गिनती अच्छी होती है। फिर आप क्या सोच करके आप राजनीति में आए और आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा पूरा कर्मभूमि या लाइफ का सबसे बेहतरीन हिस्सा वकालत में निकला। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत स्टार्ट किया और 35 साल से ज़्यादा वहाँ वकालत किया। लेकिन मेरी पैतृक संपत्ति, सब रिश्तेदार, ज़मीन, जगह बुंदेलखंड में ज़िला हमीरपुर, और उसके जब 2 भाग हो गए तो हमीरपुर महोबा में स्थित है। वहीं पर मेरे मकान है, खेती है और सब लोग रहते हैं। वही मेरा गांव है जो मेरा पैतृक गांव कहा जाए। मैंने 35 साल में देखा कि विशेषकर बुंदेलखंड में किसी किस्म की न विकास हुआ, न तरक्की हुई, न सुधार हुआ। और मैंने सोचा कि वकालत में
एक रुपया पैसे कमाने की भी एक सीमा होती है। तो मैंने एकदम से निश्चय लिया कि राजनीति में जाया जाए और सोचा कि इसमें सुधार हुआ। इस इरादे से मैं पहली बार 2009 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। ये मेरी छोटा सा वकालत से राजनीति का सफ़र है। सर एक आमतौर से, खासतौर से हम वकीलों की बात करें, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के अंदर, क्योंकि हर दल में कोई ना कोई वकील राजनेता, जो वकील से राजनेता में लोग बनकर के आते हैं, उसमें हम बीजेपी की बात करें तो अरुण जेटली साहब हैं, कांग्रेस की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, बीएसपी में सतीश मिश्रा जी हैं और वो भी काफी बड़े वकील हैं। तो विजय बहादुर सिंह जी जब इस पार्टी में आते हैं तो कैसे ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहा कि जहां पे ऑलरेडी एक जगह पहले से घिरी हुई है काले कोट की, उसमें फिर आपका काला कोट वहां कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि टॉप में हमेशा स्थान होता है। माउंट एवरेस्ट में हिलरी भी गए थे और थापा भी गए थे, तो टॉप में हमेशा जगह रहता है। और अगर ईमानदारी से आप जनता की सेवा में लगेंगे और सब कुछ जनता में समर्पित करेंगे तो टॉप में हमेशा जगह खाली रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मैं यहाँ पे जो बात निकल के आती है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी में आपने ज्वाइन किया और आप पहली बार आप चुनाव लड़ते हैं और पहली बार आप उस चुनाव को जीतते हैं, और जहां तक जो जानकारी हमें है बहुत अच्छे मार्जिन से आपने चुनाव जीता था वहां पे। तो ये यानी कि कहीं ना कहीं कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया पार्टी के कारण भी, और आपकी खुद की भी, आपकी जैसे आपने बताया कि आपका पैतृक गांव था, आपका तमाम वहां पे पुराना भी इतिहास और बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा जिसके नाते आप चुनाव जीतते हैं। देखिए, मैं लड़ा अवश्य था बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप चलें तो अगर इलाहाबाद से चलें तो सबसे पहले जिला आता है बांदा। बांदा में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हार गया। उससे बगल में जिला आता फतेहपुर, वहाँ पर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे निषाद जी, महेंद्र निषाद, वो भी बुरी तरह से हारे। हमारे जिला के बगल में उरई और जालौन है जिसका झांसी के पास बड़ा ताल्लुक है, वहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो खड़े रहे थे तिलक अहिरवार जी, वो भी हारे। झांसी से शर्मा जी थे, बैद्यनाथ परिवार के थे, वो भी हारे। और कानपुर से मैडम सुखदा मिश्रा भी थी। ये एक इत्तेफाक था या लोगों का एक हमसे प्रेम और मोहब्बत था। बुंदेलखंड में हम ही अकेले जीते। जब मैं जीत करके लखनऊ गया तो लोगों ने कहा कि आप कैसे जीते? तो मैंने कहा, जब कभी हवाई जहाज लड़ता है तो लिखते हैं कि 100 आदमी फियर डेड, लेकिन एक आदमी उसमें खड़ा हुआ पाया गया कि ही वॉज फाउंड इन डिब्रीज। तो मैं इसी तरह से जीता। ये जनता का प्रेम था, जनता को हमसे विश्वास था, और हमारा 35 साल से वकालत का जो अनुभव था, जो हमने एज ए वकील अपने क्षेत्र में छाप बनाई थी, लगता है उसका मुझे आशीर्वाद मिला। सर जो बात आपने बताई, कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी के लिए एसेट की तरह साबित हुए थे, और बीएसपी में भी आप जैसे व्यक्तियों के आने से वो पूरी पार्टी की तरह से बहुत मजबूत हो रही थी। अब अगर हम बात करें, मतलब हम दर्शकों से खासतौर से, और अगर हम ना कि अब अपने सिर्फ क्षेत्र से बल्कि हमारे इस चैनल के दर्शकों से, इस प्रोग्राम के दर्शकों से हम चाहेंगे कि आप जरूर ये शेयर करें आखिर क्या वजह रही कि आज आपने उस पार्टी से दूरी बना ली। देखिए, हमने दूरी नहीं बनाई। मैं प्रोफेशनली लॉयर था, तो एक वकील वही अच्छा होता जो बोलने वाला हो, वक्ता हो और निर्भीकता से अपना पक्ष रखे। मैंने 4 साल के पिछले समय में बुंदेलखंड की खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की विशेषकर और देश की समस्याओं को रखने की चेष्टा किया। इस चेष्टा में हो सकता है कभी कभी लक्ष्मण रेखाएं भी पार हुई हों। उस चेष्टाओं का मैसेज गलत गया और हमारे पार्टी ने इसको गलत समझा, और उस पार्टी में अंत में क्या हुआ, मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, जो कि पार्टी को गलत लगा, उस पर भी हमको हटाया गया। सर, पार्टी ने जो जिस प्रकार की आपके साथ जो उन्होंने कार्रवाई की, अगर हम बात करें कार्रवाई इससे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप भी टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं, जो कार्रवाई हुई सर, और आप जैसी शख्सियत कहीं ना कहीं
तो आपको लगा नहीं कि ऐसे लगभग 5 से 6 सालों से आप इतने ऐसे बंधन में मतलब वहां बंधे हुए थे, क्योंकि आप एक विशाल व्यक्तित्व के आपके एक व्यक्ति हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, और खासतौर से इतने बड़े वकील आप हैं तो सच बोलने की आपकी शुरू से आदत रही है। तो आपने ये जो सच बोला, और खासतौर से ये जो सच अगर हम खास दर्शकों के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे और अपडेट करना चाहेंगे कि विजय बहादुर सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो जिस प्रश्न के जवाब में उन्होंने पूछा बोला था, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी। तो क्या माना जाए सर कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को खराब लगा और यही वजह रही जिससे कि इस तरह का वजह बनी कि जो आप पार्टी से दूर हो गए? नहीं, तारीफ या आलोचना नहीं, आप इसको, मैं एक पूरा एक पार्लियामेंट्री टूर कमेटी से आया था, पार्लियामेंट की सीढ़ियों से उतर रहा था और एक साहब ने पूछा कि एक वक्तव्य आया कि अगर मेरे गाड़ी के पहिए में कुत्ते का बच्चा कुचल जाए या उसको चोट लगे तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है और मुझको एहसास होता है। यदि मैं मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं मुझे इसकी वेदना होती। ये एक वक्तव्य मोदी जी का आया। रिपोर्टर ने पूछा हमसे कि आप में इस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया है। हमने कहा जिस व्यक्ति को कुत्ते के दबने से दर्द होता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा संवेदनात्मक है, उसके दूसरे दर्द से उसको पीड़ा होती है तो ये इंसान बहुत अच्छा होगा। अब इसकी तारीफ कहा जाए या आलोचना कहा जाए या सत्य का एक हमने उदाहरण दिया, इसमें क्या गलत कहा, मैं यही नहीं समझ पाया। तो अगर कोई सत्य बात कहे और सत्य बात को कह दी ये बात सही है तो इसमें क्या गलती हुई, कौन सी डिसिप्लिन में, आज तक इसको समझ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आपने सत्य कहा हो लेकिन इस सत्य के मायने कैसे निकले ये बड़ी बात है। तो दर्शकों से भी हम बताना चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं इसमें विजय बहादुर सिंह जी से, जो कि एक ऐसे प्रोफेशन में रहे जिसमें हमेशा इन्होंने कोशिश की कि हम सत्य को आगे रखें, और उसी सत्य को उन्होंने जब राजनीति में बोलना चाहा तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान भी हुआ। विजय बहादुर सिंह जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा सांसद श्री विजय बहादुर सिंह जी से। सर, बीएसपी से अब आप अलग हो चुके हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो आपको लगता है कि मतलब आप कमजोर हो गए इस समय, या आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस समय जबकि चुनाव नजदीक हैं और तमाम पार्टी, क्योंकि बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो फिर से उसकी एक स्ट्रांगनेस बढ़ती आ रही है, क्योंकि सपा का जो सत्ताधारी दल है उसका भी हाल ही में बहुत अच्छा ग्राफ नहीं है। बीजेपी सबसे अच्छे अगर बात करें तो काफी हवा चल रही है उसकी, कांग्रेस पार्टी की भी इससे ऐसी स्थिति है। आज आपके पास कोई दल अभी है नहीं, आने वाले समय में हो सकता है, तो आज आपको महसूस हो रहा है कि बसपा से अलग होना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैं संविधान की वकालत करता था। शेड्यूल 10 में, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऑफ डिफेक्शन है, तो टेक्निकली और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली आई कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ बीएसपी इन द पार्लियामेंट इन साइड। जो उसकी 3 परिभाषाएं हैं, जब तक उस परिभाषाओं के अंदर नहीं आता तो वो मेंबरशिप से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात अवश्य है कि हमारी पार्टी ने हमको हटा दिया है, अलग कर दिया, वो दूसरी बात है। अगर बात देखा जाए तो जो पार्लियामेंट का एमपी होता है उसका काम है पार्लियामेंट में संवैधानिक रूप से कानून बदलवाना और ऐसे कार्य करना जिससे आम जनता को, भारतवर्ष से उसका फ़ायदा हो, ये उसका कार्य है। तो अभी तक पिछले 50 साल से भारत में सबसे ज़्यादा आयरन ओर होता है। खेती में पूछो तो यहाँ की ज़मीन ही एक ऐसी, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी ज़मीन है जिसमें 4 फसलें एक साल में लगाई जाती हैं। अगर 1 लाख एकड़ हमारी ज़मीन है तो वो 4 लाख एकड़ हो जाती है कि 4 बार उसकी खेती हो सकती है। मिनरल्स में हम टॉप में हैं,
ब्रेन में अगर देखा जाए तो भारत के बराबर ब्रेन वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पूरे इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के बिजनेसमैन अमेरिका और यूरोप में छाए हुए हैं, तो हम पिछड़ क्यों गए? ये बड़ी गंभीर समस्या है, इनको सुधार करना पड़ेगा। और जो यंत्र तंत्र विकास की लाइन में जाएगा, जो जाति को छोड़ करके जो विकास में रहेगा, अब जनता उसी को वोट देने वाली है। कि जनता का शुरू में जनता 10% 15% शिक्षित थी, अब शिक्षा की रेखा 65 और 70% धीरे धीरे हो रही है। तो अब जनता ठोक बजा करके ही चुनाव में निर्णय लेगी। और जनता को एक नई बात अभी आ गई है, पहले 40 और 45% वोट पड़ते थे, अब आप देखें 65, 70, और अभी वेस्ट बंगाल में वोट हुए वो 75 और 80% हो गए। तो जनता अपने वोट की कीमत अगर पहचानेगी, और जैसा पहचान रही है, तो भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था और भी मजबूत होगी और भारत एक समय एक ऐसा आएगा कि वर्ल्ड में टॉप कंट्री बनेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं। सर, तो ये माना जाए कि आप कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद जो एक नैतिक जिम्मेदारियां सांसद की होती हैं, आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं वो नैतिकता बहुत ज्यादा उस पर है, जिसके नाते आपने अपने करियर का भी मतलब खास ध्यान नहीं दिया। आपने वो जो सेवा भाव, जो जन सेवा है, उसको आपने सबसे प्रायोरिटी पे देखिए, अगर जनता की सेवा का और देश की सेवा का और खासकर अपनी संसदीय क्षेत्र की सेवा की अगर तड़प न होती तो वकालत में तो बहुत आराम था। और वकालत में एक थर्ड व्यवस्था आती है कि सिर्फ तब उस समय सिर्फ कमाई होती है, उतना मेहनत नहीं होता। हम उसी में थे, तो हमको कोई कमाने में तो बिल्कुल बहुत आसान था। तो वो सब छोड़ करके मैं इसलिए आया कि शायद हम अपने अंतिम चरण की लाइफ में कुछ अपना अनुभव दे दूं। और आपसे ये बताऊं कि जो वकील है वो बहुत ही सफल राजनेता होता है, क्योंकि राजनेता का खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम कॉन्स्टिट्यूशनली है और उसमें कानून से है, और हम लोग कानून से जुड़े हुए। हमने एक दिन पार्लियामेंट में मीटिंग कराई तो 81 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडवोकेट थे, और अगर पूछा जाए तो इस समय 150 एमपीज वकालत से के पेशे से संबंधित है। तो कानून का और वकालत का राजनीति में खासकर पार्लियामेंट का बहुत गहरा रिश्ता है। सर, अगर जिस प्रकार की आपकी जो काबिलियत है, अगर हम बात करें, और ये कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए एक एसेट की तरह होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बीएसपी में कहीं ना कहीं आपके वो छोटे से व्यक्तित्व को लेकर के जो पूरी बात आती है, तो ये माना जाए कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते हैं कि जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए एक पार्टी के अंदर सतीश मिश्रा और विजय बहादुर सिंह एक साथ नहीं रह सकते, ये वजह बनी कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, हमारी उससे कोई मतभेद नहीं था। लेकिन हाँ, पार्टी को भी प्रजातांत्रिक रूप से चलाना पड़ेगा, और अब जब भी प्रजातांत्रिक पार्टी ही सफल होगी, और धीरे धीरे अब रुझान जनता का जिस तरह से वोट आ रहा है राष्ट्रीय पार्टी में ज़्यादा जा रहा है, और क्षेत्रीय पार्टियों की महत्ता गिर रही, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की सोच या उनका एम क्षेत्र और उस प्रदेश में निर्भर है। अब उनका भारत माता पूरे भारत की है, लेकिन क्षेत्रीयता में उसमें थोड़ा कमी आती है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी का जोर धीरे धीरे घट रहा है, और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका वृद्धि होने लगता है, और इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मजबूत होगी। सर, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आप भी सफोकेटेड थे, और आज आपका भी जो रुझान हो रहा है और जो झुकाव हो रहा है वो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ है, लेकिन आपके अनुसार अगर हम बात करें तो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी आपके अनुसार आपको लगता है कि जो सचमुच? अब देखिए, बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ चाइना का जिक्र नहीं हो रहा है। चाइना भारत में 20 किलोमीटर अंदर से आ जाता है और आराम से रहता, फिर वापस चला जाता है। कश्मीर की आप समस्या देख लीजिए कितनी बुरी चल रही है। उधर श्रीलंका आपसे नाराज है। बांग्लादेश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ आसाम में आ गए, वो भी कभी नाराज हो जाते हैं। तो भारत सरकार का जो फोकस है वो अंदरूनी बातों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से नष्ट हो रही है। इसकी सोच ही नहीं होती, इसकी चर्चा भी गंभीरता से नहीं होती। और अगर भारत को सरवाइव करना है
तो इसको एक नेशनल इसकी इमेज बनना पड़ेगी और इसका ग्लोबल भूमिका आना पड़ेगी। ये भूमिका सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकती है और इसको नेशनल पार्टी दे सकती है। विजय बहादुर सिंह जी से हमारी ये बातचीत जारी के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातचीत करें लोकसभा सांसद श्री विजय बहादुर सिंह जी से। सर, राष्ट्रीय पार्टियों की जो आपने बात रही वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है और जनता भी इसको समझ रही है, लेकिन अगर हम आपकी बात करें, किस राजनीतिक दल की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है और आपको जो लगता है जो सचमुच जिसके अंदर राष्ट्रीयता है और देश के प्रति जिसके अंदर सचमुच काम करने की एक ज्यादा जो तत्परता है और जो करना चाहती है, आपके अनुसार वो कौन सी पार्टी है? देखिए, मेरा छोटा सा अनुभव ये रहा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वही जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है और जब वो विधानसभाओं का चुनाव होता है तो वही जनता प्रदेश या प्रांतीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब आप ये देखें, UPA 1 UPA 2 की जो अवधि आई है वो इतनी गड़बड़ या रही है कि आज देखिए 2.5 की विकास नीति पे चल रहे हैं। हर तरफ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे व्यापार का सेक्टर हो, चाहे मोटर और ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, आप सड़क की बात देख लीजिए। यही 10-15 साल पहले क्वाड्रेंगल और गोल्डन ट्रायंगल बने और जब मशीन इतनी डेवलप नहीं थी तो एक दिन में 20 किलोमीटर सड़क बन रही थी। अभी 6 महीना पहले पार्लियामेंट में हमारे सड़क मंत्री ने ये मंजूर किया कि अब 5 किलोमीटर सड़क बन पा रही है और उन्होंने कुछ रीज़न दिए और रीज़न सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन देश इसमें माफ़ करने वाला नहीं है। जहाँ सड़क चलती है वहाँ विकास आगे आगे दौड़ता है। आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, इसमें कोई न्यूक्लियर साइंस इन्वॉल्व नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं इसमें सोचने की, डेडिकेशन की, मोटिवेशन की कमजोरी है और जो जनता उसी को वोट देगी, जनता उसी को आशीर्वाद देगी जो जनता की बात करेगा और जनता की सुविधाएं देगा, जो जनता की तरक्की देगा। तो नेशनल पार्टीज़ पे ही जाएगा और नेशनल पार्टीज़ में अगर देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि UPA 1 और UPA 2 का कार्यकाल संतोषजनक तो क्या कहें, बहुत ही निराशाजनक हुआ। सो तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी वो दल हो सकता है जो कि आने वाले टाइम पे आपको लगता है जो देश को सही दिशा में लेके जाए, और आपको भी लगता है कि आपका जो आने वाले समय पे जो आपकी जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको ज्यादा लगता है कि वो एडजस्टेबल हो सकती है और ज्यादा सूट करेगी। देखिए, पुराणों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि जब जब सत्यानाश और सर्वनाश होता है तो कोई एक चमत्कारिक पुरुष आता है, चाहे वो अवतार के रूप में आवे, चाहे राजनीतिक के रूप में आए, वो देश को सुधार करता है। और हमेशा हमारा देश में ऐसे क्रांतिकारी आए हैं। महात्मा गांधी आए थे, फिर उनकी बाद जब ईरा हुआ तो जयप्रकाश नारायण आए। तो कोई ना कोई ऐसा पुरुष अवश्य आता है, वो आएगा और देश इसी तरह से दौड़ेगा, यही मेरी आशा है। सर, तो ये पुरुष कौन है सर? ये पुरुष थोड़ा ये तो जनता सेलेक्ट करेगी। ये हम अननोन फैक्ट को, इसको जोशी ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन ये हवा जिस तरह बह रही है ये आपको भी मालूम है और सबको मालूम है, और मैं बेटर होगा कि जनता खुद इसको समझे और सोचे। लेकिन मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा आपके इस सेलिब्रेटेड चैनल से कि जो 5 साल बाद वोट देने का अधिकार है, इसको बहुत सोच समझ करके जनता इसको इस्तेमाल करेगी। और हमारे पुराणों में लिखा है कि जब पंच बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है, तो जब जनता की आवाज़ आएगी तो फैसला भी सही होगा। ये मेरा अनुमान और विश्वास है। सर, एक बात निकल के आ रही, क्योंकि आप सर एक जमीन से उठे हुए वो व्यक्तित्व हैं जो कि सबसे पहले अपने प्रोफेशन में अपने एक शिखर पाते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आते हैं और एक जानकार व्यक्तित्व हैं आप।
सर अगर हम जो लोगों की हम बात करते हैं, लोग किसी पार्टी को चुनते हैं कि ये विपक्षी दल है क्योंकि हमें इसको हराना है, किसी को हमें जिताना है, वो कुछ सोच समझ के इस तरह से चीज करते हैं। लेकिन अब वो कैलकुलेशन बड़ा बदल से आता है। जो पार्टियां अलग होकर के चुनाव लड़ती हैं, जब वो सरकार बनाने की बात आती है तो वो साथ में हो जाती हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप सांसद हैं, वहां पे राहुल गांधी जी जब आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। जब दिल्ली में रहते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर बीएसपी और वो उनको सपोर्ट करती है। तो ये कैसा कैलकुलेशन है और इस पे कैसे अंकुश लगेगा सर? अब देखिए, जनता जो है का रुझान, जनता का चुनाव और जनता की इच्छा बदल गई है। अब जो भाषण देगा, जिसके पास जनता के सफलता का कोई रोड मैप नहीं होगा, उसको जनता कभी नहीं पसंद करेगी। और जनता के पास इतनी पावरफुल एक्सरे रहता है जो आधुनिक एक्सरे का 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और जनता समझ रही है कि कौन भाषण, लिखा हुआ भाषण बोल रहा है और कौन दिल की आवाज़ कर रही है। और जनता को वही अपील करता है जो दिल की आवाज़ जनता के दिल में छू ले। और जो जनता की आवाज़ छुएगा, जैसी रैली बढ़ रही है, जैसी भीड़ जनता आ रही है, इसका काफ़ी रुझान से समझ रहे हैं कि हवा नहीं चल रही है, ये धीरे धीरे हवा आंधी में परिवर्तित होगी, ये मेरा विश्वास है। सर एक आखिरी प्रश्न, क्या आप इस बार दोबारा चुनाव लड़ेंगे? आप पार्टी का नाम ना बताना चाहिए, लेकिन आप क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे और क्या अपने उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या अब आप दूसरे क्षेत्र की तरफ भी आप जा सकते? देखिए, आपने बहुत लोडेड क्वेश्चन पूछा। अभी मैंने 2 बार अपने क्षेत्र हमीरपुर महोबा, जो बुंदेलखंड का अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पूरे गांव के प्रधान और पुराने हारे हुए प्रधानों का एक सम्मेलन कराया, जिसमें 1500 प्रधान सब आए, जिसमें 95% प्रधान मेरे यहाँ आए। उनके साथ मैंने भोजन किया, दिन भर रहे, उनसे पूछा तो उसमें 99% लोगों ने कहा आप चुनाव अवश्य लड़िए, क्योंकि चुनाव से ही तरक्की का रास्ता निकलता। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। 1 साल पुरानी बात है, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि जहाँ 20 करोड़ की आबादी होगी वहाँ पर हम 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे, और जहाँ 10 करोड़ की आबादी होगी वहाँ 1 अस्पताल पूरे भारत में प्रस्तावित है। क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ बड़ी भीड़ हो रही है। तो 10 करोड़ में 1, तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में जिसकी 20 करोड़ 19 करोड़ समथिंग आबादी है, तो 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्तर के अस्पताल प्रस्तावित हैं। ये भारत सरकार की नीति है, अभी भी प्रधानमंत्री ने उसको कहा। लेकिन उन्होंने, मंत्री जी ने यह भी कहा कि चूंकि यहाँ जमीन की कमी है, उत्तर प्रदेश में जमीन में बड़ी मारामारी है, तो हम इस पर हमको अस्पताल बनाने में बड़ी समस्या हो रही है। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक उम्मीद है कि रायबरेली में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निश्चित है। मैं जानता था कि रायबरेली में स्कूल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत सरकार की व्यवस्था है कि यूपीए के चेयरपर्सन की वो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी हमारे गाँव वासियों को फ़ायदा होगा। मैंने कहा दूसरी मेरी और मेरे परिवार की और मेरे रिश्तेदारों को मिला करके करीब 300 एकड़ ज़मीन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने को, डोनेट करने को तैयार हैं। आप वहाँ बना दीजिए बुंदेलखंड में एक दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और पूरे बुंदेलखंड में कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है ही नहीं। और मैंने लिख करके भी दे दिया। लेकिन भारत सरकार, हमको मालूम है कि वहाँ अस्पताल बनाने में इसलिए संकोच कर रही है कि उनमें कोई राजनीतिक फ़ायदा न मिलेगा। क्योंकि मैं उस समय जब मैंने ये प्रस्ताव पेश किया था, मैं यूपीए का मेंबर पार्लियामेंट था ही नहीं। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और कृषि में राजनीति नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा में ये नेशनल इश्यूज है। हेल्थ इज ए नेशनल इश्यूज। हेल्थ के इशू में अमेरिका में ओबामा इलेक्शन जीतते और हारते हैं, और उसमें भी राजनीति हो रही। मैं पूरी जमीन एक एक बिस्वा देने को तैयार हूँ। आप खोल दें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने ये भी लिख के दिया कि अगर ज़मीन की और ज़रूरत होगी तो मैं इतना धन इकट्ठा करके, मांग भी करके पूरा ज़मीन में देने को तैयार हूँ। लेकिन भारत सरकार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं खोल रही है हमारे क्षेत्र में। और मैं
आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि आज वो अगर फैसला कर दें कि जमीनें, तो मैं पूरी अपना फार्म हाउस, पूरे अपने रिश्तेदारों की ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार क्यों नहीं कर रहे। इसलिए इनकी मानसिकता स्वास्थ्य और सुधार की नहीं है, इनकी मानसिकता वोट की है। और जब देश में वोट की राजनीति प्रथम होती है तो देश कमज़ोर होता है, व्यापार कमज़ोर होता है और जनता दुखी होती है। सर, आपने हमसे बातचीत की और अपना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री विजय बहादुर सिंह जी, जिन्होंने सचमुच, अगर हम बात करते हैं अपने दर्शकों से, जो कि एक ध्येय के तहत इस राजनीति में आए हैं और आज भी उन्हें तकलीफ है, दर्द है कि जो एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जो सिर्फ वो अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि वो देश के हित के लिए अपनी तमाम चीजें सोच रहे हैं। और इनका कहना, और हमें भी लगता है कहीं ना कि हर राजनीतिक अगर विजय बहादुर जी की तरह अगर सोचे और समझे और साथ में उसको क्रियान्वित करे तो देश की तरक्की जरूर हो सकती है। अगले सप्ताह एक और ऐसे खास मेहमान के साथ हम आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ